हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स के सेकंड लॉ की एप्लीकेशन। हम दो एप्लीकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। पहली एप्लीकेशन क्या थी बेटा, अगर आप मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप लेते हो तो वो आपको क्या देगा, फोर्स देगा। और दूसरी एप्लीकेशन थी, अगर आप फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया लेते हो बिटवीन द टू लिमिट्स तो उन लिमिट्स के बीच में आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे तीसरी एप्लीकेशन, डेट इज इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स याद करो, यूनिट एंड डायमेंशन में क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, F इंटू टी बताया था। ठीक है, और फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, अब ये भी आपने पीछे पढ़ा है, इंटू टी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करो, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती थी, है ना। तो मैं ए टी को क्या लिख सकता हूँ, V माइनस यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो M और इस ए टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V माइनस यू। ये बेटा क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो इम्पल्स F इंटू टी भी होता है और आल्सो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम भी होता है। क्लियर है बात आपको। अब बात करते हैं कि इम्पल्स का फिजिकल मीनिंग क्या है। जैसे फोर्स का मीनिंग क्या होता है, पुश एंड पुल, जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है, डिस्प्लेस होती है। तो इम्पल्स का फिजिकल मीनिंग है टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर है बात। इम्पल्स का मतलब है टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब अगर एक बॉडी पर फोर्स F लग रहा है और T समय के लिए लग रहा है तो उस फोर्स का टोटल इफेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर। क्लियर है बात आपको। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं एक बॉडी पर 6 न्यूटन फोर्स लगाऊँ और 4 सेकंड के लिए लगाऊँ, ठीक है, तो इसका अपना एक इफेक्ट होगा उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, क्या वो इफेक्ट सेम होगा अगर मैं 24 न्यूटन फोर्स लगाऊं उसी बॉडी पर और लेकिन वो समय कितना रख दूं, 1 रख दूं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना आ रहा है, 24 न्यूटन सेकंड आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 24 न्यूटन सेकंड आ रहा है। तो फॉर्मूले से तो लग रहा है ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एग्जामिन करते हैं। लेट मेरे पास एक बॉडी है 2 kg की और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 6 न्यूटन का। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी के ऊपर कितना एक्सेलरेशन आएगा, डेट विल बी 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, और ये कितने समय के लिए लगा फोर्स, 4 सेकंड के लिए लगा। तो यहाँ पर मैं बॉडी की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा। U तो 0 है, एक्सेलरेशन 3 है और समय 4 है, तो कितना है वेलोसिटी, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं 24 न्यूटन से रिप्लेस कर देता हूँ और समय कितना कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो बेटा जी आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 12 आ जाएगा और समय कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। तो क्या इफेक्ट सेम आया, समझ आई बात आपको। टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, सेम, समझ आई। ठीक है, एक्चुअली में मैंने क्या किया है उसको समझिए आप। अगर ये फोर्स एक्सिस है और ये टाइम की एक्सिस है, ठीक है, 1 2 3 4 6 12 18 24, तो 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है आपका 4 सेकंड के लिए। क्लियर है बात। और 24 न्यूटन फोर्स लग रहा है कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। अल्टीमेटली मैंने क्या किया है, और कुछ नहीं किया, इस एरिया को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है ना। क्लियर है, या फिर उल्टी बात कह सकता हूँ, इस एरिया को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। इफेक्ट क्या है, सेम है। क्लियर है, तो आप यहाँ से एक और बात सोच सकते हैं कि एरिया अंडर FT कर्व, जो कि क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम होता था, आल्सो इक्वल टू क्या होगा बेटा, इम्पल्स, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स के भी बराबर होता है। क्लियर है, और ये बात आपको, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर इम्पल्स को समझ भी लिया, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, वो और बता दीजिए। चलिए उसको और देख लेते हैं बेटा। मान लो आपके पास एक बॉल है जो 2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आ रही है और यहाँ पर एक बॉल है। ठीक है, अब वो इससे टकराती है और टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और बॉल और दीवार का जो कांटेक्ट टाइम था वो डेल्टा टी है, बहुत ही स्मॉल था। ठीक है, तो अगर आप सोचो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लूँ और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूँ, तो आप सोचिए कि दीवार ने बॉल के ऊपर कितना भयंकर फोर्स लगाया होगा। क्यों, आप कहेंगे क्यों सर, देखो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो पहले तो उसने इस वेलोसिटी को 0 कर दिया और फिर 0 के बाद नेगेटिव भी कर दिया, और बहुत कम समय में इनके बीच कांटेक्ट रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दीवार ने एक बहुत ही भयंकर फोर्स लगाया। अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं, देखिए FT का, तो एक ही दम फोर्स राइज किया और एक ही दम जैसे ही कांटेक्ट छूटा तो फोर्स क्या हो गया, 0।
अगर मैं इस डेल्टा टी को देखो, अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो आप कहोगे कि सर कुछ ऐसा फोर्स आया है, ठीक है, ये डेल्टा टी ही है, मैंने उसको जूम किया है बस। क्लियर है बात आपको? अच्छा जी, तो अगर मैं आपको कहूं कि ये फोर्स निकालो तो आप हाथ खड़े कर दोगे, क्यों? क्योंकि ये फोर्स बेटा लगातार बदल रहा है, इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। हाँ, आप क्या निकाल सकते हो, आप इस फोर्स का जो कि वेरिंग नेचर का है उसका टोटल इफेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इम्पल्स वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आप क्या करोगे, एक कांस्टेंट फोर्स मान लोगे, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स मान लोगे, लेट एफ, ठीक है, और उस लाइन को आप एक पर्टिकुलर टाइम तक लेके जाओगे, ठीक है, किसी भी, चलिए यही टाइम ले लिया आपने, मान लो इसी टाइम डेल्टा टी के लिए कांस्टेंट फोर्स माना, ठीक है। अब आपका मकसद क्या है कि इस कर्व का एरिया और इस कर्व का एरिया क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप जब तक इस फोर्स को अप एंड डाउन करोगे, जब तक कि एरिया क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि ये एरिया आप यहाँ और यहाँ क्या करना चाहोगे, ट्रांसफ़र करना चाहोगे। अब इस वेरिंग फोर्स के, लेट जो वेरिंग फोर्स है एफ वी, और जो कितने समय के लिए लग रहा है, डेल्टा टी के लिए लग रहा है, समझ आई बात आपको? उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट फोर्स से जो कि डेल्टा टी के लिए लग रहा है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? अगर ये एरिया यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ तो आप टाइम को और बढ़ा सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। क्लियर है कि नहीं है बात आपको? ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेट F2, और ये क्या हो जाएगा, एक नया T आ जाएगा, ठीक है, दैट इज आल्सो इक्वल टू F2 इंटू T1, दिस विल बी T1, ठीक है। तो आप यहाँ पर फोर्स नहीं निकाल रहे, लेकिन आप क्या निकाल रहे हो, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स निकाल रहे हो, ठीक है। देखो आप ये चीज़ तो नहीं निकाल सकते क्योंकि लगातार वेरी कर रहा है। अब आपका इंटरेस्ट है कि ये चीज़ क्या है, टोटल इफेक्ट क्या है। क्लियर है बात? और उसके लिए आपने क्या किया, एक कांस्टेंट फोर्स माना। अगर आप टाइम को सेम रखना चाहते हो तो रखिए टाइम सेम, और इस लाइन को ऊपर नीचे तब तक एडजस्ट कीजिए सच दैट इसका एरिया और इस लाइन के नीचे का एरिया क्या ना आ जाए, सेम ना आ जाए। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इस वेरिएबल फोर्स का नेट इफेक्ट इस कांस्टेंट फोर्स के जितना है। क्लियर है? अगर आप और फोर्स को कम कर दें और टाइम को और बढ़ा दें तो आप बोल सकते हैं इस फोर्स को ऐसे भी सोचा जा सकता है, अगर ये कांस्टेंट फोर्स कितने समय के लिए लगता, T1 समय के लिए लगता। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन पार्ट को देख लेते हैं बेटा। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कि जब भी खिलाड़ी कैच लेता है बॉल को तो वो हाथ को नीचे कर लेता है। तो वो क्यों कर लेता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इम्पल्स के हेल्प से। देखिए इम्पल्स क्या होता है, F इंटू टी एंड डेट इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या है, एम वी माइनस यू। देखिए जब बॉल बल्ले से लगकर आई तो वो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, वो अब चेंज नहीं हो सकती। अब फाइनल वेलोसिटी आप कैच यहाँ करें कि यहाँ करें वो भी फिक्स है, वो जीरो हो जाने वाली है। तो मतलब u फिक्स और v भी फिक्स और मास कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली डेल्टा p क्या हो गया, फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको बदला नहीं जा सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि F इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो खिलाड़ी एक्चुअली में कर क्या रहा है, वो जब हाथ नीचे कर रहा है तो वो टाइम पीरियड को बढ़ा रहा है सच दैट अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो फोर्स को अपने आप क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। जो उसके हाथों पर फोर्स लगाई गेंद वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ कुछ ऐसी है बेटा, लेट ये 6 इंटू 2 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अब मैं टाइम को 2 से बढ़ाकर 3 कर दूँ तो फोर्स अपने आप कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 12 क्या है, फिक्स है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, अब ऐसी ही दूसरी एप्लीकेशन है। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और उसका पैर फिसल गया और वो यहाँ पर आकर गिर गया। क्लियर है? अब नीचे अगर सीमेंट का फर्श हो और या फिर रेत हो तो बताइए किस केस में उसको चोट कम लगेगी। तो आप बोलेंगे कि रेत वाले फर्श में चोट कम लगेगी। उसका आंसर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। देखो जब आदमी गिरा तो गिरने से जस्ट पहले उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। ठीक है, और गिरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। ठीक है, दोनों केस में, चाहे वो रेत हो चाहे वो सीमेंट का फर्श हो। लेकिन होगा क्या, रेत वाले केस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आप नीचे जाएंगे, थोड़ा धसेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा मिला तो फोर्स कम लगेगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो क्या है बेटा, फिक्स है। आपकी देखो मास फिक्स है, फाइनल वेलोसिटी फिक्स है दोनों केस में, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, फिक्स है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? तो होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम एक और एप्लीकेशन देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।